और अब बात करते हैं उस चंद्र ग्रहण की जो इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है और इसके बाद सीधा 2025 में आएगा। लेकिन जिसके लिए हम कह सकते हैं कि चमकता जो चंद्र सूर्य प्रकाश में नहाकर मध्य जब आती वसुंधरा चंद्र पर साया गहराता, बस इतनी सी एक खगोलीय घटना चंद्र ग्रहण कहलाता। दुनिया इस खगोलीय घटना की गवाह बन रही है। प्रशांत महासागर में चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और चीन में भी इसको देखा जा रहा है। कई जगहों पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होने पर ब्लड मून दिखाई दे रहा है, यानी कि लाल रंग का चंद्रमा दिखाई दे रहा है। भारत में भी चंद्र ग्रहण दिखना शुरू हो चुका है। सबसे पहले भारत के पूर्वी हिस्से में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और उसके बाद धीरे धीरे देश के बाकी हिस्सों में भी आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है और हिंदुस्तान में भी ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। देश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, लेकिन राजस्थान में कब कब चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है ये जरा नोट कर लीजिए। जयपुर में 5:37 से 42 के लिए चंद्र ग्रहण रहेगा। अजमेर में 5:43 से 36 के लिए चंद्र ग्रहण रहेगा। अलवर में 5:32 से 47 के लिए चंद्र ग्रहण रहेगा। उदयपुर में 5:49 से 30 के लिए चंद्र ग्रहण रहेगा। सीकर में 5:38 से 41 के लिए चंद्र ग्रहण। कोटा में 5:40 पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी, 39 मिनट के आसपास ये चलेगा। चूरू में 5:38 पर यह शुरू होगा, 41 मिनट चलेगा। जोधपुर में 5:49 पर इसकी शुरुआत होगी, 30 मिनट के आसपास ये रहेगा। जबकि बीकानेर में 5:45 पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी और 34 मिनट के आसपास यह खगोलीय घटना घटती रहेगी। चंद्र ग्रहण क्या है? दरअसल चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं, सूर्य के प्रकाश से चमकता है और रात के अंधेरे में भी जो चंद्रमा हमें रोशन करता है वो दरअसल सूर्य का प्रकाश ही होता है। लेकिन जब सूर्य के प्रकाश और चंद्रमा के बीच में वसुंधरा यानी कि पृथ्वी आ जाती है तो फिर चंद्रमा पर अंधेरा गहराता है और दरअसल यही चंद्र ग्रहण है। यह तो रही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खगोलीय घटना, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे वेद पुराण और हमारी जिस तरीके से जीवन शैली हिंदुस्तान की है उसमें यह खगोलीय घटना जीवन को प्रभावित करती है। तो कितना जीवन प्रभावित हमारा होने वाला है चंद्र ग्रहण की वजह से? क्या क्या असर होने वाला है आगामी दिनों में? नए साल में क्या नए चंद्र के साथ एक नई शुरुआत हिंदुस्तान में होगी? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं पंडित सुरेश शास्त्री जी जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित अनीश व्यास जी, ज्योतिषाचार्य हैं। अनीश व्यास जी, शुरुआत आपके साथ सर। देश के अंदर भी चंद्र ग्रहण दिखना शुरू हो चुका है जी, राजस्थान में भी दिखना शुरू होगा जी। लेकिन सिर्फ सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाना, इससे जिंदगी में क्या कुछ बदलाव है? देखिए, जब जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है इसका हमारे जीवन में कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। जब समुद्र मंथन हुआ था और भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में देवताओं को अमृतपान करा रहे थे, तब स्वरभानु नामक एक राक्षस भेष बदलकर खड़ा हो गया और उसने अमृतपान कर लिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने जाकर विष्णु भगवान को यह घटना बता दी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया था, तब स्वरभानु नामक राक्षस के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन अमृतपान करने की वजह से उसे राहु और केतु 2 छाया ग्रह के रूप में माना गया और तब से स्वरभानु राक्षस यानी राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को खाने के लिए ग्रहण के रूप में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण करवाते हैं। लेकिन जब पृथ्वी बीच में आती है तो इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा की आधी आधी छाया पड़ती है और उसके कारण सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है।
एक तरह से ग्रहण का अर्थ होता है प्रसाद खाना, लेना या किसी भी चीज का ग्रहण करना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां ईश्वर है वहां हमें किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव होता है। इस 15 दिन में जो मंगलवार को 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण हुआ है और आज मंगलवार 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण है, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब 48 साल पहले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हुआ था उस समय मोरबी डैम का हादसा हुआ था और इस बार भी मोरबी डैम का हादसा हुआ है। और सूर्य ग्रहण के बाद में लगातार देखे विश्व में ऐसी घटनाएं हो रही है जो हमें कहीं न कहीं झकझोरती है, हमारे लिए बैड न्यूज होती है जी। तो हमें इस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है उससे बचने के लिए ईश्वर की आराधना करनी है। और अगर मंगलवार को है तो फिर हनुमान जी है, मंगल है तो अमंगल कैसा, तो हनुमान जी की आराधना करें। ग्रहण काल चल रहा है और भारत में भी ग्रहण आरंभ हो गया है। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक मात्रा में हनुमान चालीसा और संकट मोचन का पाठ करें। पंडित सुरेश शास्त्री जी, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत में उनके साथ ही करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत की जिंदगी में बहुत बदलाव नहीं आता, लेकिन कहते हैं कि गर्भवती महिला की जिंदगी में बहुत बदलाव आता है। तो सर, इस वक्त चंद्रग्रहण शुरू हो चुका है, हो सकता है जहां पर राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में महिलाएं हों या जो हमें देख रहे हैं उनके वहां चंद्रग्रहण की शुरुआत अभी नहीं हुई हो, उनको अभी क्या करना चाहिए? ग्रह राज्यम प्रियछन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च गृहस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। अनीश जी, व्यास जी कह रहे थे कि सूर्य चंद्रमा जब भी ग्रहण होता है उसका प्रभाव मानव जीवन पर जरूर पड़ता है। आपके चैनल के माध्यम से ही 2019 में मैंने भविष्यवाणी की थी, ये कोरोना काल का जो है कोई कर रहा था 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, कोई 3 महीने में बता रहे थे, लेकिन 2019 के अक्टूबर से लेकर के अब तक करीब 8-9 ग्रहण आए। ग्रहण का असर हम मानते हैं कि 6 महीने तक उसका असर रहता है। तो अभी ऐसा दरमियान रहा कि हर 6 महीने में, हर चौथे महीने में ग्रहण आते रहे। आप देखो कोरोना काल मतलब बढ़ता ही रहा, कितनी त्रासदी विश्व में झेली है। तो मानव जीवन पे भी और प्रकृति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। विशेषतया आपने जो पूछा है कि जो भी विकिरणें आती है, जो भी जो है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्र और जो है सूर्य तीनों साथ में आते, एक सीधी में आते हैं तो ग्रहण होता है। उसकी विकिरणें जो भी पड़ती है मानव जीवन पे उसका असर होता है कि मानव की सोच भी वैसे हो जाती है। तो जो भी मतलब जो है गर्भ में जो बालक पल रहा है उसका ग्रहण का जरूर प्रभाव पड़ेगा जी। कभी उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो जो है अबनॉर्मलिटी आ सकती है, उसके अंग भंग में कोई पीड़ा आ सकती है। तो ऐसे समय में हमारे शास्त्र में भी कहा है कि जो है गर्भवती स्त्री को जरूर मतलब जो है अंदर ही रहना चाहिए, कभी भी अपने सीधी आंखों से ग्रहण नहीं देखे। और कोई भी जो है गर्भवती स्त्री अपना जब नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपती रहे, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करती रहे, ओम जूम से मंत्र का जप करते रहे, महामृत्युंजय का जप करते रहे और बालक के जो है अच्छे जो है विचारों के लिए जो भी प्राचीन जो पुस्तकें हैं उनका मनन करे और अपना चिंतन करे, तो उनके गर्भ में बच्चे जो है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसमें अच्छे संस्कार हों। लेकिन सर, खगोलीय घटना तो पूरे दुनिया में घटती है, बाकी जगह पर इसको एंजॉय किया जाता है, लोग देखते हैं, वो नहीं मानते इन चीज़ों को, तो क्या उनकी जिंदगी में कोई असर नहीं होता? एक श्लोक बोला मैंने अभी, ये जो है ग्रह राज्यम प्रेषन्ति, कि ग्रह ही राज्य देते हैं, ग्रह ही पीड़ा देते हैं, ग्रह ही शत्रु पैदा करते हैं। अब आज जो है वहाँ भी उसका प्रभाव जरूर है। तो ये प्राकृतिक आपत्तियाँ हो रही है, चाहे अमेरिका में समझो चाहे कहीं भी हो, भूभाग में अतिवृष्टि हो रही है, कभी अनावृष्टि हो रही है, कहाँ मतलब कितने जो है अब ये आपस में उपद्रव हो रहे हैं, कितने जो है अत्याचार हो रहे हैं, उसका प्रभाव तो जरूर होगा। उसका प्रभाव अमेरिका में भी है, देश में भी है, विदेशों में भी है। और चाहे मानो प्रकृति अपना असर जरूर दिखाती है। और जो विदेशों में जो चीज़ें हो रही है वो अकारण मतलब उनका राजनीतिक द्वेषता हो रही है, राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, कितने मतलब मर्डर हो रहे हैं, कितने उपद्रव हो रहे हैं, सब उसी का कारण है जी। अभी कह रहे हैं कि सर देर सवेर जैसे उन्होंने बहुत सी चीज़ों को मान लिया है, इसको भी मान ही लेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो मानने के लिए देखो आप, अभी जो है कोरोना काल में मैं पढ़ रहा था, अमेरिका में कभी भी पितरों को नहीं मानते थे, भूत प्रेत को नहीं मानते थे।
अब देखा अभी कोरोना काल में जो भी व्यक्ति वहाँ रात को उनको नींद नहीं आती, रात को जो है कोई ना कोई आकर के जो है वो छाएँ आती है, तो वो भी देर असर मानेंगे जरूर, उसका जो है जरूर मतलब प्रभाव पड़ेगा उसका। ठीक है, हमारे सहयोगी कोटा से भंवर चारण जुड़ गए हैं और जोधपुर से शिव प्रकाश जुड़ गए हैं। भंवर, आज तो वैसे चंद्रमा पर एक भंवर चल रहा है क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां पहुंच नहीं रहा। जरा बताइए, कोटा में चंद्र ग्रहण को देखने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है और किस तरीके का रोमांच, क्योंकि इस साल का अंतिम ग्रहण है ये। बिल्कुल साल का अंतिम ग्रहण है, लेकिन बड़ा सवाल यही है विजेंद्र की कोटा में ग्रहण दिखेगा या नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी तक तो देखिए दिखा नहीं है। बताया यही जा रहा है कि देश का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर पूर्ण चंद्र ग्रहण है और जो दूसरा इलाका है देश का जिसमें हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल जैसे इलाके आ जाते हैं वहाँ पर आंशिक चंद्र ग्रहण है। लेकिन मेरे साथ एक विशेषज्ञ मौजूद हैं, वाणी गुरु, मैं उनके पास आपको लेकर चलता हूँ। वाणी गुरु जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि पौराणिक काल से ये ग्रहण होता रहा है, तो क्या ग्रहण से डरना चाहिए और किस तरह के असर ये ग्रहण दिखाएगा, खासकर राजस्थान जिसको तुला राशि में कहा जाता है और कोटा जहाँ हम बैठे हैं वहाँ तो ग्रहण नहीं दिखेगा या दिखेगा? 5:30 बजे से लेकर 6:15 बजे तक संपूर्ण राजस्थान में ग्रहण दिखाई दे सकता है। 40 मिनट ये राजस्थान पर रहेगा। राजस्थान की तुला राशि है और मेष राशि पर चंद्रमा में ये ग्रहण है, तो मेष राशि के सामने तुला राशि पड़ रही है और राजस्थान की तुला राशि होने से राजनीति में और सामाजिक नीति में और पारिवारिक नीति में और पूरे राजस्थान के अंदर काफ़ी बदलाव दिखाई देंगे, क्योंकि ये 2022 का ग्रहण एक विशेषता लिए हुए हुआ है। ये 2022 को यदि हम जोड़ें तो उसका अंक 4 होता है। 4 का मतलब होता है चंद्रमा, और ये चंद्र ग्रहण इस 2022 के समापन के ऊपर पड़ा हुआ है और हर चीज़ को डबल कर देगा। यदि मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, विध्वंस करेगा या सृजन करेगा, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव और पॉजिटिव इसके दोनों प्रभाव रहेंगे। तो हमें ग्रहण में क्या करना चाहिए? ये ग्रहण भरणी नक्षत्र पर हो रहा है। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र भोग, विलासिता और लक्ष्मी के कारक हैं। तो डबल 2022 में यदि आप अच्छाई को ग्रहण करेंगे, इस ग्रहण के समय भगवान का नाम लेंगे तो आप डबल उन्नति करेंगे। और यदि आप इस ग्रहण के समय कोई अशुभता को भर लेंगे अपने जीवन में तो आपके सारे काम असफल हो जाएंगे और आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए जब ग्रहण काल हो और भरणी नक्षत्र हो तो हमें शुभता को भरना चाहिए। चंद्र ग्रहण को देखना चाहिए या देखने से बचना चाहिए? चंद्र ग्रहण भारत में जब दिखाई देगा चंद्रमा, तब उस समय मोक्ष काल हो चुका होगा और वो तो पूर्ण कार्तिक का चंद्रमा, गुरु नानक जयंती पर ये ग्रहण है और कार्तिक पूर्णिमा पर ग्रहण है, तो ये तो भगवान कृष्ण के दर्शन और गुरुओं के दर्शन करने जैसा होगा। उस समय उस ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो चुका होगा। तो क्या आप और सजेस्ट करेंगे इस दिन को कैसे बिताना चाहिए, क्या खासकर करना चाहिए जिससे ग्रहण का असर नहीं हो? सूतक ये भी बताइए वाणी जी, कब लग जाएगा और कब उतर जाएगा? सूतक इसका 9 बजे भारत में लग चुका है और इसके बाद 2 बजे ग्रहण भारत में स्पर्श कर चुका है। मध्याह्न काल इसका 4 बजे और 6:30 पर ये ग्रहण से मुक्त हो जाएगा। और जब ग्रस्तोदय ग्रहण है, इसलिए जब उदय होगा तो उस समय ग्रहण नहीं रहेगा। ये ग्रहण विश्व में, यूरोप में, अमेरिका में, अटलांटिक महासागर में, भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी भागों में दिखाई दे रहा है, लेकिन राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। इसलिए राजस्थान के अंदर हमें भगवान कृष्ण, कार्तिक का महीना भगवान कृष्ण का होता है, इसलिए भगवान विष्णु का महीना होता है, सारे देवता उठते हैं, तो हमें देवताओं के साथ रहना चाहिए। ग्रहण एक छाया है तो हमें भगवान की छाया में रहना चाहिए और अशुभ छायाओं से, दानवतावादी छायाओं से दूर रहना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण का कोई भी मंत्र आप जपें, भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र आप जपें तो हम शरण भगवान का मंत्र जपते हैं गुरुजी, लेकिन ये ग्रहण तो पूरे दुनिया में हो रहा है। ये अलग बात है कि हमारी खगोलीय ज्योतिषीय मान्यताएं अलग तरह की है, दुनिया की अलग तरह की है, तो पूरे विश्व पर इसका क्या असर होगा? राजनीति सब बदल जाएगी और बुद्धि बदल जब जाए, रावण का उल्टा हुआ उलट पलट लंका भई सारी, जब रावण बुद्धि गई मारी। रावण की बुद्धि चंद्र ग्रहण ने बिगाड़ दी थी। उसके बाद उसके मन में कुविचार आया और उसने सीता जी का अपहरण कर लिया।
द्वापर काल में कौरवों की बुद्धि बिगड़ चुकी थी और भगवान कृष्ण ने अगन में गीता का ज्ञान सुना करके और पांडवों को विजेता बना दिया। जब धर्म की ग्लानि होती है तो उसे ग्रहण कहते हैं, और जब धर्म का उत्थान होता है तो उसे ईश्वर की शक्ति और कृपा कहते हैं। तो गीता का ज्ञान, अगन का महीना शुरू होने वाला है और उसे ही गीता का ज्ञान कहते हैं। तो ग्रहण के समय हमें शुभता ग्रहण करनी चाहिए। तो ग्रहण ठीक का है, और अर्थ क्या वापस ज्ञान का आपके क्षय पास माना आएंगे। जाए? हमारे साथ शिव प्रकाश भी बने हुए हैं। शिव प्रकाश, जरा बताइए आप कि इस ग्रहण को लेकर क्या कुछ खास चल रहा है जोधपुर में? जी विजेंद्र, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ग्रहण की बात करें तो जोधपुर में आज सुबह से ही जिस तरह से 8 बजे के बाद सभी मंदिरों के जो पट हैं वो बंद कर दिए गए थे। अभी भी हम खड़े हैं पांची रोड के जो भगवान शिव का मंदिर है, यहाँ पट बंद है। सुबह आरती के बाद यहाँ पट है वो बंद हो चुके थे। इसके बाद दिन भर आज दान पुण्य का दौर चला, क्योंकि ग्रहण में दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व माना गया है। तो दान पुण्य का दौर चला और अब जब 6:30 बजे यह सूतक काल खत्म होगा उसके बाद वापस मंदिरों के जो दर्शन है वो खुलेंगे। हालांकि यहाँ ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन लोगों में ग्रहण देखने के प्रति उत्साह है, तो वो कहीं ना कहीं वेबसाइट या टीवी चैनल्स पर देख कर ये जो है वो ग्रहण देखने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही भक्ति भाव का जो दिन है वो गुजर रहा है। जिस तरह से आप मंगलवार है तो हनुमान चालीसा का पाठ कई जगह पर दिन भर आज हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था, और अब सभी इंतजार कर रहे हैं जब 6:30 बजे सूतक खत्म होने के बाद मंदिरों के पट खुलेंगे तो मंदिरों के दर्शनों का। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हालांकि यहाँ ग्रहण का सीधा असर नहीं है, लेकिन जिस तरह से यह परंपरा है कि आज 9 घंटे पहले लगभग सूतक लगता है, तो सूतक सुबह लग सकता था और अब दिन भर दान पुण्य चला और 6:30 बजे यह सूतक काल खत्म होगा। जी ठीक है शिव प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। पंडित सुरेश शास्त्री जी, सर ये तो पृथ्वी की छाया है जो चंद्रमा पर पड़ रही है, या जिसकी वजह से चंद्रमा पर ग्रहण लग रहा है। अलग अलग राशियों के हिसाब से जरा बताइए कि सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव की अगर हम बात करें तो कौन सी राशि पर पड़ रहा है? देखिए, वैसे तो मैंने कहा कि ग्रहण का प्रभाव हर व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि प्रकृति ही थोड़ी खराब हो जाती है। हर व्यक्ति को जो है सतर्कता रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन विशेषतया कि भरणी नक्षत्र और मेष राशि के ऊपर जो है ये ज़्यादा भारी है। मेष राशि पे ही जो है इसका अभी जो है ग्रहण काल चल रहा है। तो मेष राशि का मालिक मंगल है, और अभी अपने जो है भारत में मीन राशि और मेष राशि के जो है उस मीन लगन को, मेष लगन के ऊपर ये ग्रहण गिरा वो अच्छा नहीं है। मीन लगन के हिसाब से 8वें घर पे जो ये हो रहा है, आज 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। राहु चंद्रमा का ग्रहण योग बनना ठीक नहीं है, तो ये देश के लिए भी ठीक नहीं है। और वैसे राशि के हिसाब से माने तो मेष राशि के लिए बहुत ज़्यादा खराब है, वृष राशि के लिए, कन्या राशि के लिए, मकर राशि के लिए, इन राशियों के लिए शुभ नहीं है। इन राशि वालों को जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन राशि वालों को हो सकता है कि साल भर के अंदर कोई दिक्कतें आवे, शारीरिक कष्ट आवे, कोई अशुभ मतलब समाचार मिले, कोई नुकसान हो, कोई पारिवारिक दुर्घटना हो, कोई वाहन से कष्ट हो, वो ठीक नहीं है। खास जो है मिथुन राशि और कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, धनु राशि के लिए जरूर ठीक माना है। इन राशि वालों की संपन्नता का योग है, और राशि वालों के लिए जो है मध्यम है। इसलिए हर व्यक्ति को जो है इस टाइम जितना दान पुण्य करे, धर्मे अनन्यते वादी धर्मे अनन्यते ग्रहा, तो दान धर्म पुण्य जो करेंगे, तुला दान करे, अन्न दान करे, चंद्रमा के लिए जो है सफ़ेद चीज़ का दान करे, सफ़ेद जो है वस्त्र का दान करे, सफ़ेद पुष्प का दान करे, घी का दान करे, तो उससे शुभ रहेगा। ठीक है व्यास जी, क्योंकि हिंदू मान्यताओं में ये कहा जाता है कि हर घटना पूर्व निर्धारित है, जैसे ये भी पूर्व निर्धारित है कि अगला ग्रहण कब पड़ेगा। ये भी पूर्व निर्धारित हम मानते हैं कि हमारी जिंदगी में आगे जो घटने वाला है वो पहले से लिख दिया गया है। जी, तो जब वो पहले से लिख दिया गया है तो क्या वाकई में ग्रहण में कुछ करने ना करने से हम उसको बदल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी ग्रह जब परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव होता है। ऐसे कैसे अब जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हुआ है, ठीक 2040 में दीपावली पर सूर्य ग्रहण होगा और देव दिवाली पर चंद्र ग्रहण होगा, ये पहले से तय है। लेकिन हम लोग, हमारे जीवन में कोई भी घटना घटित होती है तो ज्योतिष के माध्यम से उस घटना से हम पहले ही रूबरू हो जाते हैं और हम उसको कम करने का प्रयास करते हैं। हम दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, हम ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप मंत्र जाप करें। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है और मंत्रों के अधीन देवता होते हैं और मंत्र ब्राह्मण के अधीन होते हैं। तो कहीं न कहीं हम किसी भी घटना का, हम उसका प्रभाव कम कर सकते हैं।
जरूरत है हमें सिर्फ ईश्वर आराधना की। जी, आप कह रहे हैं कर्म के जरिए कारक को बदला जा सकता है। जी, तो सर ये बताइए कि चंद्र ग्रहण अभी हो रहा है, इसके बाद 2025 में होगा। जी। जो चंद्र ग्रहण 2022 में सूर्य ग्रहण भी देखा हमने, चंद्र ग्रहण भी देखा, इसका 2022 पर असर क्या पड़ रहा है? क्योंकि अब तो हम दिसंबर के बाद नए साल की तरफ जाएंगे। देखिए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण 15 दिन में हुए हैं, तो इसका सबसे ज्यादा असर प्राकृतिक आपदा से होगा। भूकंप, बाढ़ की स्थिति, अतिवृष्टि होना, कहीं न कहीं चट्टाने गिरना, चट्टाने खिसकना, इसके साथ वाहन दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होगी। और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, सत्ता संगठन में परिवर्तन, सत्ता में बदलाव, और सबसे ज्यादा जो एक दूसरे पर आरोप लगाना, वह चीजें होगी। लोगों का मन परिवर्तन होगा, क्योंकि चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक है। तो लोगों के मन में परिवर्तन होगा, एक दूसरे के प्रति घृणा भाव रखेंगे, लेकिन एक दूसरे को नीचे दिखाने का भी प्रयास वह लोग करेंगे। और राजनीति जो अभी सबसे अहम तो सर मुद्दा, उसमें उस इंसान की कोई गलती नहीं, फिर उसके ग्रह दशा की गलती है। देखिए, ग्रहों का गोचर जब भी होता है तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, और इसीलिए वो घटनाएं घटित होती है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो चलाकर गलती करे, लेकिन ग्रह ऐसा करवाते हैं, क्योंकि भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका होता है। ठीक है, हमारे साथ पंडित सुरेश शास्त्री जी भी जुड़े हैं। उन्होंने कहा था कि जब भी कोई ग्रहण होता है तो उसका असर 6 महीनों तक रहता है। तो उनसे हम यह जानेंगे कि अगले 6 महीने में फिर क्या होने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल लौट रहे हैं। देश के कई हिस्सों में चंद्र ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। दुनिया के लिए सिर्फ एक खगोलीय घटना है, लेकिन हमारे लिए ये जिंदगी को बदलने वाली घटना है, क्योंकि हम मानते हैं कि हर ग्रहण जिंदगी को बदलता है, हमारे मस्तिष्क को बदलता है, हमारी सोच को बदलता है, हमारे आसपास की दिनचर्याओं को बदलता है। और इसलिए जब भी ग्रहण लगता है तो सिर्फ शायद इकलौता हिंदुस्तान ही होगा जो उसको गंभीरता से लेता है और यह समझता है कि इसका असर क्या पड़ने वाला है। तस्वीर देखिए जरा, यह तस्वीर आपको बेहद खूबसूरत लग रही होगी, क्योंकि जिस हिस्से में आपको चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, मतलब इस पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है, और जो हिस्सा चंद्रमा का दिखाई नहीं दे रहा है उस पर पृथ्वी की परछाई पड़ रही है। और पृथ्वी के इधर के हिस्से पर सूर्य है, और इसलिए आपको अर्धचंद्र दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे हो सकता है कि आपको पूर्ण चंद्र ग्रहण भी दिखाई दे, जिसमें सिर्फ आपको एक गोल्डन रिंग दिखाई दे, उससे ज्यादा कुछ दिखाई ना दे। हालांकि उसकी उम्मीद इसलिए हम कम लगा रहे हैं क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। ऐसे में अगर पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ेगी तो लगभग उसको पूरे तरीके से ढक देगी। अमूमन हम गोल्डन रिंग सूर्य ग्रहण के दौरान देखते हैं, क्योंकि सूर्य उस स्थिति में बड़ा नजर आता है। लेकिन तस्वीर बेहद खूबसूरत। अब आप इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए या ज्योतिष दृष्टिकोण से देखिए, इसको भारतीय संस्कृति के हिसाब से देखिए या पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से देखिए, घटना घट रही है। और कहते हैं कि नवग्रह जिसके कब्जे में होते हैं वो रावण था, और जब छोड़ते हैं तो काल लेकर आता है। यह तस्वीर बेहद खूबसूरत, और इस तस्वीर का ही विश्लेषण जरा करते हैं पंडित सुरेश शास्त्री जी। सर, ग्रहण तो लग रहा है, देखने में खूबसूरत भी लग रहा है, लेकिन हर चीज जो खूबसूरत दिखाई देती है उसका असर खूबसूरत हो ये जरूरी नहीं है, और इसी पर हम मंथन कर रहे हैं। आपने कहा कि अगले 6 महीने तक जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो उसका असर पड़ता है। तो जरा बताइए सर, हिंदुस्तान पर, खासकर राजस्थान पर अगले 6 महीने में इस चंद्र ग्रहण का असर क्या है? मैंने बताया था, ग्रहा राज्यम प्रियच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च गृहस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। ग्रहण हो, चाहे कोई स्टार हो, कोई ग्रहों का प्रभाव हर व्यक्ति पे, हर जलवायु पे, हर वनस्पति पे पड़ता है। तो ग्रहण का असर जो है आपने देखा जो 2019 से अब जो है ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है, अब ये जो ये खगोलीय घटना तो ही है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव, क्योंकि ये आंशिक ग्रहण है, इसका प्रभाव ये 6 महीने में आपको देखने को मिलेगा कि असामयिक दुर्घटना होना, बिना समय के बरसात होना,
असामयिक जो है कोई बीमारियाँ फिर को चालू हो सकती है, डेंगू आ सकता है, कोरोना का प्रकोप वापस हो सकता है, थोड़ा बहुत चाहे हो लेकिन ज़रूर होगा, क्रांतियाँ जरूर बढ़ेगी, राजनीतिक उथल पुथल होगी। उसका जैसे सोच है, चंद्रमा का मतलब आदमी की सोच ऐसे बदलती है। जैसे अनिल जी ने भी कहा कि आदमी ऐसे सोच रखेगा, एक दूसरे के खिलाफ जो है बुराइयाँ करेगा, उसके खिलाफ जो है द्वेषता करेगा, तो ये 5-6 महीने में जो है महंगाई भी बढ़ेगी। इसका प्रभाव जरूर मतलब जो है प्रकृति पे पड़ेगा, फसलों पे पड़ेगा, महंगाई पे पड़ेगा, आदमी की सोच पे पड़ेगा। तो ये 5-6 महीने का समय जो ग्रहण का असर जरूर 6 महीने तक रहता है। हमने जो कई साल तक देखा भी है, जैसे महाभारत काल में देखा कि जो है महाभारत के मतलब थोड़े 15-20 दिन पहले ही जो सूर्य ग्रहण आया और सूर्य ग्रहण में जो है सूर्य ग्रहण के बाद भी कितना बड़ा महायुद्ध हुआ। ऐसे ही जो है इसका प्रभाव सर वो ग्रहण तो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन की वजह से था। हो गया, नहीं तो पूरी सृष्टि नष्ट होगी थी साहब। तो उसका असर तो होता ही होता है ना, तो ग्रह का तो असर जरूर होगा। ग्रहण जब भी आता है तो वो खाली नहीं जाता, उस भूभाग के ऊपर असर पड़ेगा। अब ये 4.5 घंटे का ग्रहण भारत के ऊपर आए तो भारत की राजनीति पे भी पड़ेगा, भारत की भौगोलिक स्थिति भी पड़ेगा, आर्थिक भी इस पर पड़ेगा, तन मन और जय धन सब के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सर जो इस वक्त इन तस्वीरों को एंजॉय कर रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं और इसको सिर्फ एक खगोलीय घटना समझ रहे हैं, उनके नजरिए से एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं सर कि छाया पड़ रही है चंद्रमा पर, पृथ्वी पर तो पड़ नहीं रही और हम बैठे हैं पृथ्वी पर, तो अगर असर पड़ना चाहिए तो चंद्रमा पर पड़े, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर इसका असर कैसे? हमारे ऊपर सूर्य की रोशनी है, भरपूर रोशनी है, ग्रहण पृथ्वी पर नहीं है, चंद्रमा पर है, तो असर पृथ्वी पर क्यों? सब जो चंद्रमा भी तो दूषित हो गया ना, उस चंद्रमा की जो विकिरणें निकल रही है वो पृथ्वी पे जा रही है, तो उनका असर तो जरूर मतलब जो पृथ्वी पे होगा, तो उसकी सोच आदमी की जरूर बदलेगी। तो सी कि ये मतलब बहुत अच्छी रिंग बनी हुई है, लेकिन वो जो है खुद ही भी दूषित हो रहा है, तो वो दूषित जो है ग्रह होगा, ये व्यक्ति भी दूषित होगा, तो उसकी विकिरणें दूषित ही आएगी। लेकिन सर चंद्रमा की तो रोशनी ही नहीं होती। रोशनी नहीं, लेकिन रोशनी के बीच में आ गया तो अंधेरा हो रहा है, वहाँ भी जो बात जो है उससे सूर्य से लेता है, लेकिन उसका प्रभाव तो व्यक्ति पर जरूर उल्टा पड़ेगा। जब उसके रोशनी नहीं पड़ रही, अपन देख नहीं पा रहे, उनका लाल रंग हो गया, उसका थोड़ी देर में जो और लाल हो जाएगा, तो उसके जो रंग वहाँ बदल रहा है, तो अपने पृथ्वी पे उसका असर तो पड़ेगा पड़ेगा उसको। व्यास जी आप जरा बताइए, क्योंकि लाल रंग तो इसलिए वहां पर हो गया होगा क्योंकि जैसे जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तो रेड किरणें, जिसको हम अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं, वो देर तक जाती है, इसलिए वो लालिमा बादल के अंदर भी दिखाई देती है। तो हो सकता है चंद्रमा से वो लालिमा वापस आ रही हो, इसलिए वो लाल दिखाई देता है। लेकिन मेरा वो मूल सवाल वही है कि भाई छाया पड़ रही है चंद्रमा पर, हम हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी पर सूर्य अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है और उसमें कोई समस्या समाधान व्यवधान उसमें कुछ है नहीं, तो हमारे ऊपर असर क्यों है? देखिए, इसका हमारे ज्योतिष ग्रंथों में और हमारी पौराणिक कथाओं में स्पष्ट उल्लेख है जी। चंद्रमा हमारी कुंडली में 70% की भूमिका निभाता है। भगवान शिव ने 7 ग्रह की रचना की थी, राहु केतु बाद में बने हैं, और जैसे हमारे शरीर में 70% जल होता है, वैसे वैसे कुंडली में 70% की भूमिका चंद्रमा निभाता है। और चंद्रमा इतना पावरफुल ग्रह है कि भगवान शिव ने उसे अपने सर में स्थान दिया है। चंद्रमा जल तत्व है, चंद्रमा माता का और मन का कारक है, चंद्रमा मस्तिष्क का कारक है। तो इसलिए हम पृथ्वी पर रहते हैं और हम ग्रहों को मानते हैं, ग्रहों का हमारे जीवन में आदि अनादि काल से असर है, तो कहीं न कहीं चंद्र ग्रहण का असर मानव जीवन पे होगा और मानव। लेकिन सर प्लीज, लेकिन चंद्रमा ग्रहण नहीं है, ग्रह नहीं है, चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी ग्रह है जी, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है सर। तो उपग्रह पर ग्रहण लगने से ग्रह पर असर पड़ना, देखिए मैं मानता हूं सर, मैं मानता हूं असर पड़ता है जी। मैंने देखा भी है कि चंद्र ग्रहण में किसी ने कुछ किया, उसका असर गर्भ में पड़ा। अब उसको चाहे मैं अपनी एक गूढ़ सोच समझ लूं, क्योंकि हो सकता है बाहर बैठे विदेशों में लोग कहें कि ऐसा थोड़ी ना होता है, लेकिन देखा है हम लोगों ने, मैं मानता भी हूं, लेकिन मैं उसको समझना चाहता हूं सिर्फ। देखिए, समझने के लिए स्पष्ट कारण है कि सूर्य जब उदय होता है तो पूरी पृथ्वी पर उजाला होता है, और चंद्रमा जब उदय होता है तो पूरी पृथ्वी पर शीतलता होती है। तो कहीं न कहीं सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से जुड़े हुए हैं और दोनों पृथ्वी का ही एक अंग है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी मानी जाती है, और सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी ज्यादा नहीं है। और आकाश में जब सूर्य और पृथ्वी है तो आकाश में 9 ग्रह भी हैं जी, जो इसके आसपास रहते हैं।
चक्कर लगाते रहते हैं, तो कहीं न कहीं चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो अगर सूर्य और चंद्रमा पर कुछ असर होगा तो उसका असर पृथ्वी पर भी होगा, क्योंकि सूर्य अगर आज बादलों में छिप जाता है तो पृथ्वी पर भी कहीं न कहीं हल्का सी अंधेरा हो जाता है, और चंद्रमा देरी से उगता है। दूसरा, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में सूर्य और चंद्रमा को देवता के रूप में माना जाता है। करवा चौथ पे सूर्य को अर्घ देकर महिलाएं अपना व्रत खोलती है। तो कहीं न कहीं चंद्रमा हमारे पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, और दूसरा हमारी सोच के साथ जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं हम इन्हें आदर के रूप में, देवता के रूप में मानते हैं। तो अगर चंद्र ग्रहण होगा या चंद्रमा पर कुछ असर होगा तो मानव जीवन और पृथ्वी पर भी होगा। नहीं सर, वैसे भी होता है, चंद्रमा की जिस तरीके से वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है उसकी वजह से समुद्र में जी। ज्वार भाटे आते हैं जी। हम इसको ये नहीं कह सकते कि उसकी गति से या पृथ्वी के चारों साइड उसके चक्कर लगाने से असर नहीं होता, इसको तो वैज्ञानिक भी मानते हैं जी। बस मैं उसको समझना चाह रहा था। सुरेश शास्त्री जी, सर जब हम चीजों को पृथ्वी से ऊपर देखें हमें ऐसा लग रहा है कि हम एक धरातल पर हैं, लेकिन सच्चाई है कि हम भी ब्रह्मांड के एक हिस्से के ऊपर बैठे हुए हैं जो ब्रह्मांड में चारों तरफ घूम रही है। सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, हम भी चक्कर लगा रहे हैं इस पर, और चंद्रमा हमारा चक्कर लगा रहा है, यानी कि पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो ऊपर तो कभी भी अंधेरा हुआ ही नहीं भाई, ऊपर तो पृथ्वी जिस तरीके से घूम रही है उस हिसाब से सूर्य का प्रकाश मिलता है और नहीं मिलता है, और उसी प्रकाश के हिसाब से चंद्रमा को प्रकाश मिलता है नहीं मिलता है। ऊपर बहुत कुछ नहीं घट रहा है, हमें नीचे बैठकर वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो कौन कौन से दुष्परिणाम अगर मैं मान भी लूं कि चंद्र ग्रहण होने से होते हैं तो वो किस वजह से होते हैं? सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं मिली, विकिरण आए और उस वजह से ऐसा हुआ है? सिर्फ उन किरणों की वजह से होता है? डायरेक्ट किरणों से ही उसका असर होता है। आप देखेंगे पूर्णिमा के आसपास जो है कोई व्यक्ति को मेंटली डिस्टर्ब है तो वो जो है उसके पागलपन का दौर ज़्यादा होता है जी। ज्वार भाटा जो है पूर्णिमा को विशेष होता है। तो ये चंद्रमा का ही तो कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। ज्वार भाटा आना, पागल में ज़्यादा पागलपना उस टाइम आना, तो उस ग्रह का प्रभाव तो जो पड़ेगा ही पड़ेगा कि वो विकिरणें निकल रही है। वो जो है ग्रह थोड़ा सा चंद्रमा पे जो है मलिनता तो आई गई ना, तो उसके जो जो जो, जो शेडो पड़ेगी, जो विकिरणें आएगी, उसका जरूर मतलब मानव जीवन पर असर पड़ेगा। उसका विकिरणों का फर्क पड़ेगा उसका जो है। ठीक है, हमारे साथ भंवर चारण जुड़े हुए हैं लगातार कोटा से। भंवर, इस सवाल का जवाब आप उनसे भी लीजिए, क्योंकि ये सवाल मैं उनके लिए कर रहा हूं जो भारतीय वैदिक को मानते नहीं है, जो भारतीय ज्योतिष को मानते नहीं, और जो सिर्फ ये कहते हैं कि ये खगोलीय घटना है, इसको एंजॉय कीजिए। कि भाई हम तो पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी पर ग्रहण है नहीं, छाया पड़ रही है चंद्रमा पर और वो छाया है पृथ्वी की, तो असर हो तो फिर जाके चंद्रमा पर हो, पृथ्वी पर क्यों हो रहा है? ये सवाल पूछे जाते हैं, जरा पूछिए उनसे, उनके पास क्या जवाब है। बिल्कुल विजेंद्र, और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके प्रश्नों से भी वाणी गुरु जो मेरे साथ हैं और जो एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, खगोलीय घटनाओं के विशेषज्ञ हैं, वो बहुत प्रभावित है। मैं ये आपका सवाल भी उन तक पहुंचाता हूं। स्टूडियो से ये पूछा जा रहा है वाणी जी कि जो ये खगोलीय घटना है, क्या इसके कोई वैज्ञानिक पहलू भी है? बिल्कुल, इसके वैज्ञानिक पहलू यह हैं कि ये 13वें महीना इसके बाद पड़ रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ग्रहण का समापन, सूर्य ग्रहण का और चंद्र ग्रहण का समापन कार्तिक मास उसके बीच में फंसा हुआ है। और इसके बाद जब 2023 आएगा तो पुरुषोत्तम महीना 13वां महीना आएगा। और 13वां महीना कब आता है? जब दानवता का संहार होता है। हिरण्यकश्यप का मारने के लिए नरसिंह भगवान ने ये महीना बनाया था। उसके बाद रावण भी इसी 13वें महीने में मारा गया था। तो ये 13वां महीना जब 2023 में पड़ रहा है तो संपूर्ण विश्व की आतंकवाद और हिंसाओं को प्रभावित कर देगा। ये इसका ग्रहण का फल है। ग्रहण किसी भी पृथ्वी के ऊपर होने वाले प्रदूषण को अपने अंदर खींच लेता है। हम पृथ्वी बीच में है, आसपास चंद्रमा और सूर्य हैं, तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में पृथ्वी फंसी हुई है। इसलिए पृथ्वी पर जितना प्रदूषण है उसको सूर्य और चंद्रमा अपने अंदर ग्रहण करके वो लाल हो जाता है और उसको सूर्य जला देता है। ये ग्रहण का क्रिया होती है। इसलिए ग्रहण के अंदर हमें भगवान की छाया में रहना चाहिए। यदि हम वृंदावन में हों तो 16 कला अवतार भगवान कृष्ण है, तो जब भी ग्रहण लगता है चंद्रमा पर तो वो ग्रहण भगवान कृष्ण के ऊपर लगता है। और जब भी ग्रहण लगता है सूर्य पर तो 12 कला अवतार, सूर्य वंश में राम जी हैं तो राम पर लगता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और कृष्ण 16 कला अवतार हैं। तो चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। तो चंद्रमा की 16 कलाएं इस समय
ग्रहण से ग्रसित हैं। तो ग्रहण से ग्रसित है। और अभी भी खबर मिली कि यूरोप में ब्लड मून लोग देख रहे हैं। तो आप जो बात बता रहे हैं उसके हिसाब से तो इस ग्रहण के बहुत नकारात्मक असर विश्व पर आने वाले हैं। ग्रहण का नकारात्मक असर उन लोगों पर आने वाला है जिनके मन में विचार ही अशुद्ध उठ रहे हों। जिस तरह ज्वार भाटा उठता है पूर्णिमा के दिन, आपने देखा होगा, तो उसी तरह हमारे मन में भी ज्वार भाटे उठेंगे। हर मनुष्य के अंदर उठेगा। संसार में जहां भी ग्रहण की छाया है वहां पर उठेगा। अब उस ज्वार भाटा में शुद्ध वस्तुओं को उठा रहे हैं या अशुद्ध वस्तुओं को उठा रहे हैं। हम हिंसा को उठा रहे हैं, दानवता को उठा रहे हैं या मानवता का धर्म ध्वजा ऊंची कर रहे हैं। तो धर्म ध्वजा भारत में आदि सनातन धर्म है भारत का। भारत की धर्म ध्वजाएं हमेशा ऊंची रहती है। तो हम धर्म के साथ रहें और अधर्म का त्याग करके तीर्थों में स्नान करें। ग्रहण के मोक्ष काल के बाद दान करें, पुण्य करें और भगवान के नाम का स्मरण करें। तो भगवान और गुरु इस भारत के रहने वाले सभी 1.25 अरब व्यक्तियों को बचा लेते हैं। लेकिन ये ग्रहण कार्तिक पूर्णिमा के दिन आया है वाणी जी, इसका कोई विशेष संयोग? गुरु की कृपा से बच जाएगा मेरा भारत देश और पश्चिम में तो फैल जाएगा देखो बहुत कलेश। क्योंकि भोगवादी संस्कृति पश्चिम में है। तो जब वो 8 तरह के मदों का ग्रहण में हमें त्याग कर देना चाहिए। ग्रहण तो यही होगा, सत्ता का मद, राज मद, प्रबल मद, स्त्री मद, धन मद। तो ये मद हमारे अंदर जब ज्वार भाटा बनकर उठेंगे तो हमारे को सत्यानाश कर देंगे, तूफान आ जाएगा और हम तहस नहस हो जाएंगे। इसलिए ग्रहण के समय सारे संसार के वैज्ञानिक भी और सारे संसार के बुद्धिजीवी और धर्म गुरु ये मार्गदर्शन करते हैं, गुरु भी मार्गदर्शन करते हैं। आज गुरु नानक देव की जयंती है। भगवान तो गुरु नानक देव भी मार्गदर्शन करते हैं। अपने गुरुवाणी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि हमेशा धर्म के साथ रहो, धर्म के साथ रह करके और धर्म का साथ दो। तो शीश तक कटा लिया। तो देखिए विजेंद्र, मेरे साथ जो वाणी गुरु हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि भरणी नक्षत्र में ये चंद्र ग्रहण है। तो जिस तरह के विचार मन में भरेंगे उसी तरह के असर जो है वो ग्रहण मनुष्य से लेकर के और व्यवस्था तक में, विश्व तक में ठीक है दिखाएगा। भंवर, आप हमारे साथ बने रहिए। व्यास जी, क्योंकि हम जितनी भी गणनाएं करते हैं वो हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से करते हैं, ज्योतिष के हिसाब से करते हैं और रहते जिंदगी में अंग्रेजी कैलेंडर में है जी। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि भाई अगर हमें इन चीजों को हिंदुस्तान में जनमानस तक पहुंचाना है, क्योंकि ये चीजें हैं जो आज वैज्ञानिक खोजते हैं वो हजारों साल पहले हम लोग खोज चुके हैं जी। तो अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर उसी हिंदू कैलेंडर के साथ हम लोग चलें और इन चीजों को जनमानस तक पहुंचाएं, तो आपको लगता नहीं है कि इसका व्यापक असर भी हो सकता है और इससे बचने का जनमानस तक वो एक कहते हैं ना कि माध्यम भी पहुंच सकता है कि उनको समझ में आए, घर बैठे समझ में आए कि नहीं ये महीना चल रहा है, चैत्र चल रहा है, आषाढ़ चल रहा है और इसमें ये घटनाएं हो सकती हैं। हम तो चलते हैं जनवरी फरवरी में, जनवरी फरवरी वाले कहां मानेंगे कि ये क्या चल रहा है। जी, आप विजेंद्र जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। और देखिए, जो हिंदू धर्म संस्कृति को मानता है या जो ज्योतिषी है वह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नहीं चलता है, वह पंचांग के अनुसार चलता है। और पंचांग में साल भर की घटनाएं ज्योतिष गणना के आधार पर पहले ही लिखी जा चुकी है कि कौन सी तिथि पर कौन सा त्योहार होगा और सूरज अस्त होगा या चंद्रमा अस्त होगा, वक्री होगा या मार्गी होगा, और जो ग्रहण हो रहा है उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पहले ही एक साल भर पहले एक कैलेंडर और एक पंचांग के माध्यम से लगभग सब घर में मिलेगा सर पंचांग। ये सभी घर में मिलेगा। लेकिन हमारी सोच पर पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव है। मैं प्रत्येक भारतीय को कहना चाहूंगा कि अब वह समय आ गया है जब आप अपनी सभ्यता संस्कृति को पहचानो। हम लोग जितना नहीं मान रहे हैं उतना आजकल अंग्रेज लोग भारतीय सभ्यता संस्कृति को मान रहे हैं। और अभी शास्त्री जी ने बताया जब कोरोना काल हुआ था तो वहां के लोग गायत्री मंत्र कर रहे थे, वहां के लोग दुर्गा सप्तशती कर रहे थे और कुछ लोगों के फोन आ रहे थे, वो ये कह रहे थे पंडित जी हमें कोरोना हो गया है, इसके लिए हम क्या उपाय करें। तो मंत्र भी दुर्गा सप्तशती का बताया गया था। सर ये तो बड़ा असर दिखाई दिया है कि एलोपैथी बनाने वाले आयुर्वेदिक दवाई पी रहे थे, काढ़ा पी रहे थे उस वक्त जी। और आखिर कहीं न कहीं हमें भारतीय सभ्यता संस्कृति को मानना पड़ेगा। आज नासा भी इसको मान चुका है, भारतीय ज्योतिष को सभी मान रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं नहीं घटे तो आपको भारतीय सभ्यता संस्कृति और भारतीय कैलेंडर को कहीं न कहीं मानना पड़ेगा। अपने बच्चों को ये संस्कार देने होंगे, तभी हमारा भारतीय ज्योतिष, हमारा भारतीय पंचांग, भारतीय कैलेंडर सक्सेस हो पाएगा।
ठीक है सुरेश शास्त्री जी, जब कोई एक जादूगर कहीं बच्चों को ना छोटा मोटा खेल दिखाता है ना, जिसे हम हाथ की सफाई कहते हैं, तो बच्चे बहुत जोर जोर से तालियां बजाते हैं। लेकिन जब हम उनको बताते हैं ना 40 साल बाद ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये घटने वाला है, तो फिर वो हमें एक प्रौढ़ सोच के लोग बताते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं सर कि क्या वाकई में इसको स्कूलिंग के साथ शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो घट रहा है और जो घटने वाला है और जो घट चुका है वो सब तो वर्णित है पहले से ही। देखिए, ज्योतिष शास्त्र जो है वैदिक काल से चल रहा है। हमारे पास पहले कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, हमारे पिताजी ने पंचांग निर्मित किया। आज मेरे को घटना मालूम है, वो जो है एक आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है खाली एक जंगल में जाते थे और 12 अंगुल का जो है एक लेकर मतलब जो है खाली जो है एक पलड़ा लेकर के और उससे पूरे साल की गणना करते थे। फिर जो 100 साल तक की गणना की कि कब ग्रहण आएगा, कब मतलब जो है भूकंप आएगा, कब क्या आएगा, ऐसे मतलब 12 महीने तक की जो है हर त्यौहार के लिए दिए थे। तो वो उस टाइम लेके 100 साल का पंचांग बनाया। उस टाइम किसके पास था कुछ? उसके पास न जो उस टाइम उनके पास कोई जो है ये मतलब कोई IT का तो कोई था, न कोई पैमाना था। तो ये ज्योतिष तो हम लोग एक जो है श्लोक बोलते हैं कोई भी पूजा के पहले, उस पूजा के श्लोक में पूरी सृष्टि का निर्माण है कि कब मतलब जो सृष्टि का निर्माण हुआ, कितने संवत हुए, कितने मतलब जो द्वापर काल कब आया, त्रेता कब आया, कलयुग कब आया, कितना साल रहेगा। तो भूत, वर्तमान और भविष्य का जो है वो सारा उसका ज्योतिष में छिपा हुआ है। तो बच्चों में तो यही चाहता हूँ कि जो है मैं कई बार जो है अपने हिसाब से जो है मैं डिमांड भी करता हूँ कि ये मतलब कोर्स जरूर चालू करना चाहिए कि ज्योतिष क्या है अभी कर भी रहे हैं, लेकिन इसका बहुत मतलब जो है हो रहा है और साइंटिफिक रूप से हम लोग देख भी रहे हैं। तो इसलिए अब बच्चों के लिए अच्छा भविष्य रहे, बच्चों को भी ज्ञान रहे, ठीक है, एक मतलब बड़े रूप में नहीं होकर के प्राइमरी नॉलेज बच्चों को जरूर होना चाहिए जैसे पंचांग के बारे में। अपने जितने भी 12 महीने बने हैं ये सीजन के हिसाब से बने हैं कि कौन से वैसे में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ में कौन सा सीजन होता है, जो 6 मत ऋतु हैं उनके बारे में भी ये सब ज्योतिष के आधार पर चलता है। महीनों का निर्माण भी ज्योतिष के लिए हुआ कि जैसे जलवायु के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, मौसम के हिसाब से हुआ है। इसलिए ये जरूर मतलब यही सबको जो सरकार को भी मतलब आह्वान करूँगा कि ज्योतिष का विषय हर आदमी पढ़े और हर आदमी को ज्ञान हो, इसके लिए करना। भंवर, आपके साथ जो मौजूद हैं उनसे पूछे ज्ञान का अर्थ क्या है, क्योंकि जो भी हम देख रहे हैं ना ये सब ज्ञान पर आधारित है, चाहे वो ज्योतिष ज्ञान हो, वैदिक ज्ञान हो या आज की तारीख में साइंस से टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन या नॉलेज हो। उनके लिए ज्ञान का मतलब क्या है और बच्चों के लिए सही मायने में ज्ञान क्या है? जी देखिए साथी विजेंद्र, आपसे पूछना चाह रहे हैं गुरुजी कि ये ज्योतिषी ज्ञान है जिसकी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर ज्ञान का अर्थ क्या है और बच्चों के लिए ज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या माना जाए? ज्ञान किसे कहते हैं? अजर अमर अविनाशी है, कभी न मरता ज्ञान, ईश्वर का करते रहो देखो ज्ञान से ध्यान। ज्ञान उसे कहते हैं जो कभी नहीं मरता, शिव उसका स्वरूप है और ज्ञान से ही कल्याण होता है, तो शिव का नाम ही कल्याण है। इस ग्रहण के अंदर चंद्रमा बड़ी दयनीय स्थिति में इस समय मेष राशि में राहु के साथ बैठा हुआ है और सूर्य जो सत्ता होती है, सरकार होती है, वो तुला राशि में नीच की होकर के बैठी हुई है, जहां केतु बैठे हुए हैं। तो सत्ता की और उनके मन की स्थितियां भी डामाडोल है पूरे विश्व में, इसलिए हमें उनको शक्ति देना चाहिए और उसको शक्ति देने के लिए हमें शक्ति उपासना करनी चाहिए। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महा मंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी सरस्वती नमामयम। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा दोनों नीच की स्थिति में है और हमें इसके लिए शक्ति पूजा करनी चाहिए। सूर्य नीच की स्थिति में है तो सूर्य तुला राशि के अंदर अपनी सारी ऊर्जा को खो देते हैं और वहां पर केतु बैठे हुए हैं और चंद्रमा और मेष और तुला राशि आमने सामने है और राहु केतु वहां पर चंद्रमा के साथ, राहु मेष राशि में भरणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ठीक है भंवर, मैं वापस आपके पास आऊंगा। सूर्य की सुरेश शास्त्री जी, क्योंकि जब ग्रहण खत्म होगा तो ग्रहण खत्म करने के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी कुछ लिखा गया होगा कि भाई जब ग्रहण का वक्त खत्म हो रहा है, ग्रहण काल खत्म हो रहा है, तो आप इस तरीके से शुरुआत कीजिए, वो क्या है? पहले ही बताया मैंने, धर्मेन हन्यते व्याधि धर्मेन हन्यते ग्रह धर्मे हन्यते शत्रु यथा धर्मो ततेज है कि ग्रहण के बाद में, ग्रहण के समय तो बताया कोई यज्ञ करो, पूजा करो, दान करो
अब ये जो है ग्रहण करने के बाद में हर व्यक्ति को चाहिए कि जो है कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। संकल्प तो उसी टाइम करना चाहिए जिस टाइम ग्रहण हो। तो इस टाइम अनाज का दान करना चाहिए, तेल का दान करे, अपने जो है कोई भी जो चंद्र ग्रहण जो चंद्रमा के साथ में हुआ है सफ़ेद चीज़ का दान करना, वस्त्र का दान करना। इस समय जो है गंगा जल से स्नान करें, पूरे मकान में जो है पंचगव्य का जो है छिड़काव करें, गंगा जल का स्नान करें, कि सब चीज़ अशुद्ध हो जाती है। ग्रहण के समय जो है सारी चीज़ अशुद्ध जाती है, इसलिए हम लोग जो है उसके लिए दुर्वा के लिए कहते हैं, या तुलसी पत्ता के दल के कहते हैं, कुसा के लिए कहते हैं। कुसा ऐसी चीज़ है वो साइंटिफिक है, वो कोई भी चीज़ में डाल देते हैं तो अशुद्ध नहीं होती, उनपे कोई भी जो है विकीर्णता का असर नहीं होता। तो उस समय कुसा से पूरे मकान को शुद्ध करना चाहिए। गोमूत्र गोबर लेकर के सब पूरे मकान पे छिड़काव करना चाहिए, नहीं हो तो गंगा जल का मतलब जो छिड़काव करना चाहिए हर व्यक्ति को स्नान करके। सर लेकिन गंगा जल की चंद बिंदु, क्योंकि मैं भी घर में देखता आया हूँ कि जैसे ग्रहण खत्म होता है मम्मी पत्ते लेती हैं, गंगा जल हाथ में लेती हैं और पूरे घर के अंदर छिड़काव करती हैं, लेकिन उन चंद बूंदों से क्या वाकई में पूरा घर पवित्र हो जाता है ये, या फिर इसलिए हम कहें कि महादेव की जटाओं से निकलती है और वो अमृत के समान है इसलिए वो सारे दोष को मुक्त करती है? देखिए गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता। अब लोग देखते हैं अपन लोग सभी कि 100 साल तक भी गंगा जल रखेंगे तो उसमें कोई जीवाणु नहीं होंगे। तो जरा सा जल भी बहुत महादेव की जो है जटा सी निकली हुई चीज़ है, वो तो जटा से छिड़काव भी सारे जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। जरा सा अमृत पान उसका जल का पीते ही अपनी सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। इसको ऐसे मैं समझ लूं सर कि अंधकार कितना ही घना हो, अगर एक छोटी सी दीपक जल जाती है तो वो पूरे अंधकार को खा जाती है। हाँ साहब, वैसे समझ लेते हैं सर इसको। लेकिन व्यास जी एक और चीज मैं देखता हूँ कि तुलसी के पत्तों को तोड़ा जाता है और उसको फिर जो रखी होती है चीजें उनके अंदर रखा जाता है ताकि वो ग्रहण के दौर में दूषित ना हो। अब एक पत्ता उसे दूषित होने से कैसे रोकता है? क्या इसके पीछे भी कोई कथा है? जी देखिए, जब भी ग्रहण होता है तो हम लोग जो भी हैं वो कहते हैं कुसा का प्रयोग करो, दुर्वा का प्रयोग करो या तुलसी पत्र का प्रयोग करो। तुलसी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना गया है और कहा भी जाता है कि शाम के समय तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी का पूजन हर घर में होता है। तुलसी को एक देवी माँ के रूप में घर में माना जाता है और कहते हैं जिस घर में तुलसी होती है उस घर में सुख समृद्धि बरकत होती है। तो ये एक साइंटिफिक रीजन भी है, ज्योतिषी कारण भी है और धार्मिक मान्यता भी है कि तुलसी पत्र का प्रयोग करने पर वह चीज उस समय ग्रहण के समय अशुद्ध नहीं होती है। वैसे गंगा जल जिस प्रकार कभी भी अशुद्ध या दूसरे कोई जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले लोग हैं ना उनको जरा बताइए, क्या कोई तुलसी की ऐसी केमिकल कंपोजिशन होती है जो विकिरणों को परास्त करती है या उनको उस सामान तक पहुंचने से रोकती है? देखिए, तुलसी का प्रयोग आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी किया जाता है। ठीक है सर। और वैज्ञानिक भी इस बात को मान चुके हैं कि तुलसी के पौधों में या पत्तियों में इतनी ताकत है कि वह हर विकिरण को रोकती है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों में भी तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तो कहीं न कहीं तुलसी का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर है और इसका वैज्ञानिक प्रभाव भी है और इसका कई बार उल्लेख भी वैज्ञानिक कर चुके हैं कि तुलसी का पौधा। ठीक है सर, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद स्पष्टीकरण से दूर आस्था पर टिकी होती हैं और वो आस्था इतनी प्रबल होती है कि बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। हमारे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन कहां पर मौजूद है? जरा तस्वीरें दिखाइए या फिर बताइए कि जो लोग इस ग्रहण को देख रहे हैं इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहे हैं और कितना जानते हैं ग्रहण के बारे में? देखिए विजेंद्र, मैं बात करूं कि जयपुर शहर के अंदर चूंकि इस बार जो ग्रहण है वो साफ तौर पर नहीं देखा जा सकता। उसके पीछे कई कारण बताए हैं कि पॉल्यूशन की वजह से, स्मॉग की वजह से और फॉग की वजह से। चूंकि अब जयपुर से दूर जो बस्सी है उसके आगे सामोद माता का मंदिर है, यहाँ पे इसकी व्यवस्था की गई है और इसी को लेकर यहाँ पे तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। चूँकि कई ऐसे यूथ भी हैं, कई जयपुर वासी भी हैं, वो इस चंद्रग्रहण को देखना चाहते हैं। कि जितने भी लोग थे, चाहे ज्योतिषी की बात करें या तमाम जो भविष्यवक्ताओं की बात करें, उन सब की जो मान्यताएं थी उनको दरकिनार करके वो यहाँ पे पहुंचे हैं। एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद है। चूंकि विजेंद्र, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मून राइज का वक्त था 6:37 था। ऐसे में कुछ देर बाद, क्योंकि यहाँ पे आसपास बादल हैं, थोड़ी देर बाद ही जो चंद्र ग्रहण होगा वो यहाँ से साफ दिख नज़ारा उसका देखा जा सकता है। फिलहाल आप हमारे साथ गोविंद जी मौजूद हैं जो एक्सपर्ट हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से होने वाला और कितना इंपॉर्टेंट है ये।
एक्चुअली क्या है कि अभी यहाँ हमने चूज़ इसलिए किया है जगह क्योंकि होराइजन बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे आपको, और राइजिंग होता होता मून आपको दिख जाएगा। एक्चुअली ग्रहण तो ऑलरेडी मून को लग चुका है। जब ग्रहण लग चुका है, जब हमारे पास मून आते आते थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे होराइजन से क्लियर होते होते मून जैसे राइज होगा 5:37 से ऑलरेडी मून तो राइज हो चुका है, लेकिन थोड़ा एटमॉस्फेयर इफेक्ट है, इसकी वजह से हमें दिख नहीं रहा, थोड़ी देर में विजिबल हो जाएगा। क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि फिर 2025 के अंदर दोबारा होगा और इस बार एक बार सूर्य ग्रहण होना, फिर चंद्र ग्रहण होना, एक तरीके से खगोलीय जो विषय में रखते हैं उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है। नहीं, बिल्कुल खगोलीय घटना है और लोगों को देखना चाहिए। गाँव में रखने का ऑब्जेक्ट सबसे पहले ये था कि लोगों में अवेयरनेस हो, सोलर इक्लिप्स हो चाहे सोलर इक्लिप्स के लिए भी हमने गॉगल्स दिए थे। मून को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। गाँव में आपने देखा होगा काफ़ी लोग आए हुए हैं, नीचे आप देखें बच्चे, हर एज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लोगों में क्रेज है देखने के लिए कि खगोलीय घटना एक्चुअली होती क्या है, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा का लोगों में देखने को मिलता है। एक अच्छा एक्सपीरियंस है लोगों को। विजेंद्र, देखिए कुछ लोग जयपुर से आए हैं, खासतौर से उनसे बात करते हैं। आप आए हैं यहाँ पे चंद्रग्रहण देखने, क्योंकि एक धार्मिक मान्यता एक तरफ, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आप यहाँ पहुँचे ऐसे क्योंकि एक बहुत ही अद्भुत खगोलीय घटना है और उसको देखना बहुत ही अद्भुत एक नज़ारा है। और यहाँ का वातावरण जो इन्होंने ये साइट सेलेक्ट की है बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं है और बहुत ही क्लियर विजन है, तो ये हमारे लिए एक बहुत अद्भुत एक एहसास होगा कि जब शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पंडित सुरेश शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चर्चा का हिस्सा बनने के लिए पंडित अनीश व्यास जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। भंवर, आपका भी शुक्रिया, और जो आपके साथ मौजूद है उनका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रोग्राम का मकसद था ग्रहण के बारे में आपको समझा सके। हालांकि कुछ जगह ऐसी है जहां पृथ्वी की परछाई नहीं, पोल्यूशन की परछाई भी ग्रहण की तरह काम कर रही है, और वहां चंद्र ग्रहण है तो सही, लेकिन पोल्यूशन की वजह से दिख नहीं रहा है। लेकिन सच्चाई यही है, जब कोई घटना घटती है तो उसकी क्रिया भी होती है और प्रतिक्रिया भी होती है। नमस्कार।